अब एग्ज़ाम को अगर अभी से लेके बात करें तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ठीक है, 2 days ओनली, 3rd and 4th of May। सबसे पहले बताएं कैसी फीलिंग है, सबसे पहले मुझे बताएं कैसी फीलिंग है। डर लग रहा है, बहुत टेंशन है, एंजाइटी, स्ट्रेस, राइट। डर लग रहा है बेटा नंबर्स को देख के कि हमारे अभी इतने नंबर आ रहे हैं XYZ, तो हम क्या करेंगे एग्ज़ाम में, कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा नहीं परफॉर्म करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। बट क्या आपको पता है कि नीट जैसा जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नीट एग्ज़ाम या इस जैसे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम्स IQ पे डिपेंड ना होके मोस्टली EQ पे डिपेंड होते हैं। IQ मतलब आपके इंटेलिजेंस चेक करना, ठीक है, EQ मतलब आपकी इमोशनल, ठीक है, जो झेलने की क्षमता है, जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, जो आपको प्रेशर हैंडल करने की कैपेबिलिटी है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, वो चेक करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि एज अ डॉक्टर जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपका IQ तो आप अपनी पढ़ाई के हिसाब से सेट कर, किसी का IQ कम होता है, किसी का कम होता है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर, कोई थोड़ा ऊपर नीचे, बट एक डॉक्टर का डिसीजन मेकिंग शुड बी ऑन लाइक टॉप। एक डॉक्टर का जो लेवल ऑफ होता है ना कॉन्फिडेंस, वो शुड बी ऑन टॉप। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट तुम्हारे हाथ में मरती हुई कंडीशन में आए और वो कहे कि मैं बचूंगा नहीं, स्टिल एज अ डॉक्टर तुम्हें एक होप देनी होगी, नहीं आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान हैं, आपको कुछ नहीं होगा। इस बिलीव का नाम है डॉक्टर। तो जब हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है, जब हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं ना, तो हमें EQ पे फोकस करना होगा। और EQ के साथ साथ ये जो नीट जैसा एग्जाम है बेटा, ये सिलेक्शन प्रोसेस है ही नहीं, ठीक है, इट्स अ रिजेक्शन प्रोसेस। जब रिजेक्शन प्रोसेस है तो यहां आप सेलेक्ट होने की उम्मीद मत करो। आप यहां पे क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और मैं सेलेक्ट होके आऊंगा, नहीं। जो छोड़ता है वही फोड़ता है, नीट का सिंपल सा डेफिनेशन है, जो छोड़ता है वही फोड़ता है। आप किन क्वेश्चन को करोगे और किन क्वेश्चन को नहीं करोगे, किन क्वेश्चन पे आप अपना टाइम दोगे और किन क्वेश्चन पे आप अपना टाइम नहीं दोगे, ये भी डिपेंड करता है कि आप एग्जाम को क्रैक करोगे या नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब एक एग्जाम पेपर बनता है, अगर हम नीट 24 की बात करें, हम अपने एग्जामिनेशन की बात करें, जब ये एग्जाम पेपर बनता है तो इस एग्जाम पेपर को पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल ऐसा सेट कर दिया जाता है कि बच्चे को किस तरीके से उसके इमोशनल एरियाज के साथ, उसके इमोशनल इम्बैलेंस के साथ, उसके इमोशनल कॉन्फिडेंस के साथ हम प्ले करें। कैसे? किसी ऐसे सब्जेक्ट को लेंदी बना दो जो उसका सबसे फेवरेट हो, जिस सब्जेक्ट में उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो उसको लेंदी बना दो, उसको टाइम टेकिंग बना दो, ठीक है। आधा बच्चा गेम यहीं पे हार जाएगा अगर वो बायोलॉजी को हमेशा से 40 से 45 या 50 मिनट में करता था और उसका जब देखेगा 40 से 45-50 मिनट में अभी सिर्फ 70 क्वेश्चन हुए हैं, 75 क्वेश्चन हुए हैं, आधा गेम वो वहीं पे हारेगा इमोशनली। और वो इसी 40 to 50 मिनट्स को 100 to 5 सवा मिनट, ठीक है, कह सकते सवा घंटा या फिर 1.5 घंटे तक देने के लिए रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है अरे ये सब्जेक्ट तो मुझे आता है। ऐसा हुआ है आपके साथ कई बार एग्जाम में, ठीक है। वहीं जिस सब्जेक्ट को वो डर बना के बैठा है, जिस सब्जेक्ट को वो फियर बना के बैठा है, उसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ईजी कर दो जिससे कि उसको जाने तक का टाइम ही ना मिले, ठीक। कुछ ऐसा दिमाग लगाएगा, इसके अलावा क्या दिमाग लगाएगा? हर 2, 4, 5 क्वेश्चन के आगे पीछे कुछ टफ क्वेश्चन डाल दो। ऐसे टफ क्वेश्चन डाल दो जो एक बहुत नॉलेजेबल या पढ़ा लिखा जो बच्चा हो उससे भी ना बने। क्यों? क्योंकि जिसको छोड़ना नहीं आता है वो इस क्वेश्चन के पीछे पड़ेगा, और जैसे ही क्वेश्चन के पीछे पड़ेगा सारा गेम
खराब होने स्टार्ट होगा। नीट का सिंपल सा फंडा है बेटा, 15 से 20 सेकंड, दैट्स इट। 15 से 20 सेकंड। अगर 15 से 20 सेकंड तक तुम्हारी पेन स्टॉप रहती है तो यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन। ठीक है, बार बार क्वेश्चन को आना, पढ़ना, उससे आगे बढ़ना, मतलब अटेम्प्ट्स, राउंड्स, ये होता है एक्चुअल में एग्जाम देने का तरीका। तो सबसे पहले बेटा ये दिमाग से हटाओ कि तुम्हारे नॉलेज में कमी है इसलिए यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट। नो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में कमी है, तुम्हारे पेपर देने की स्ट्रैटेजी में कमी है, तुम्हारे माइंडसेट में कमी है, तुम्हारे ईक्यू में प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू बी रिजेक्ट। चेंज योर माइंडसेट। अब एग्जाम नॉलेज के दम पे नहीं लड़ेंगे, जितना नॉलेज लेना था ले लिया। 1 साल पढ़ाई की, 7 महीना पढ़ाई किया, 5 महीना पढ़ाई किया, 4 महीना पढ़ाई किया, डजंट मैटर कितना पढ़ाई किया, गिल्ट फ्री होना चाहिए। ये 2 से 3 दिन गिल्ट फ्री होना चाहिए, ये से 3 से 4 महीने गिल्ट फ्री होना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट पास्ट कि तुमने क्या किया, और डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर कि तुम क्या कर सकते हो। लिव इन प्रेजेंट कि अभी क्या करना है। ठीक है, जैसे एक मैं सिंपल सा आपको लॉजिक देता हूं। ठीक है, आप सब हैं, अभी आपके कंडीशन ये चल रही है कि 5 मई को एग्जाम है बेटा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सिलेक्शन होगा? क्या सिलेक्शन होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा? ठीक है। तीसरा, फियर है, एंजाइटी है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, 5-6 घंटे की पढ़ाई हो रही है। ठीक है, आई एम राइट और नॉट? सेम फीलिंग चल रही है आपके दिमाग में? ये 5 मई को आपका एग्जाम है, 2 से 3 दिन के पहले की हाल है। ठीक है, अच्छा 10 मई मान लेते हैं। ठीक है, 10 मई मान लेते हैं, 10 मई मान लेते हैं, खुदा ना खास्ता, भगवान न करे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाई चांस नहीं हुआ। ठीक है, अब आप क्या करोगे 10 मई के बाद? पहला, इस बार 650 प्लस लाऊंगा। ये आखिरी अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट होगा मेरा। एम्स दिल्ली मेरा टारगेट होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा? ठीक है, बेस्ट बुक, बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट कंटेंट कैसे नहीं होगा? उल्टा काम कर रहे हो। जिस एग्जाम को 1 ईयर है, ठीक है, जब तुम नीट 25 का सोचोगे, जिस एग्जाम को 1 ईयर है, तुम वहां पे स्टार्टिंग के फेज में अपने मोटिवेशन को पीक पे रखोगे, अपने बिलीफ को पीक पे रखोगे, अपने कॉन्फिडेंस को पीक पे रखोगे। बट जिस एग्जाम को सिर्फ 2 से 3 दिन बचा है, उस एग्जाम में तुम ये सोच रहे हो कि नहीं होगा तो क्या होगा? अरे 5 तारीख के बाद सोचने के लिए तो पूरा टाइम है। नहीं हुआ तो क्या होगा? सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? 5 तारीख के बाद सोचना बैठ के। 5 मई के बाद भरपूर टाइम मिलेगा, पूरा यूट्यूब फ्री रहेगा, खूब स्क्रॉल करना, सर्च करना कि व्हाट आफ्टर नीट। पूरे मेंटर्स फ्री होंगे, टॉक टू देम व्हाट आफ्टर नीट। तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा, ना टारगेट का सोचना होगा, ना रिवीजन का सोचना होगा, ना प्रैक्टिस का सोचना होगा। तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा ये सोचने के लिए कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो सबसे गधा हूं, मेरे से तो कुछ नहीं हुआ, फलाना ढमकाना। तो जिस टाइम पे हमें जो काम करना चाहिए वो टाइम पे हम वो काम नहीं कर रहे, और जब वो टाइम पीरियड बीत जाता है तो हम वो काम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? अपने दिमाग को बताइए, ये दिमाग तो आपके कंट्रोल में है ना, कि आप इसके कंट्रोल में हो चुके हैं। जो फियर, एंजाइटी आ रहा है आखिरी के 2-3 दिनों में, मैं उस पर बात कर रहा हूं। क्या कर लोगे सोच के? इफ आई टॉक अबाउट कि तुम सोच रहे हो कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे 2-3 दिन में सोच के क्या कर लेगा भाई? एग्जाम तो देने जा रहा है ना तू, एग्जाम दे के आ यार, लीव द मोमेंट। आफ्टर एग्जाम पूरी दुनिया फ्री है तुम्हें यह बताने के लिए कि व्हाट आफ्टर नीट, राइट? दिमाग प्ले करता है, दिमाग को होप चाहिए होती है, हर जगह होप चाहिए होती है। होप है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम अगर नॉलेज बेस्ड होता कि उस 3 घंटे में किसके पास कितनी नॉलेज है उस पर सिलेक्शन हो जाता, तो शायद हर एक बच्चा जो पढ़ के जाता है आज वो नीट के मेडिकल कॉलेज में होता। बट ये डार्क रियलिटी है कि जो पढ़ के गया होता है, जो पूरी तैयारी करके गया होता है, क्या हर एक बच्चे का वो 3 घंटा बेस्ट जाता है? क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल नहीं।
समटाइम्स वो 3 घंटा नहीं बैठ जाता है। और वहीं पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, n नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, ठीक है, जिनको कभी सिलेक्शन लायक नंबर भी यहां पे नहीं आए। रियल मॉक टेस्ट में, उनके प्रिपरेशन के मॉक टेस्ट में, उनके प्रिपरेशन फेज में स्टिल वो सेलेक्ट हुए, बिकॉज वो यहां से रेडी थे। उन्होंने नॉलेज लेके एग्जाम में एंट्री नहीं की थी, उन्होंने सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में एंट्री किया था। मैं आपसे कह रहा हूं और बहुत एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ 300 यू कैन स्कोर in NEET 24 500. If you have knowledge of 400 you can score in NEET 24 minimum 550. If you have knowledge of 50 you can score 600 plus. If you have 600 knowledge you can score 650 plus. आपके पास आज जितना नॉलेज है, जितने का नंबर आ रहा है, नॉलेज इट मींस कि आपका जितना अभी मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है, तुम इतना नीट में नंबर ला सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100% एक्यूरेसी नहीं है। अगर तुमको 300 नंबर आता है मॉक टेस्ट में, इट मींस कि यू हैव 500 ऑफ नॉलेज। अगर तुम्हारा 400 स्कोर आता है, इट मींस यू हैव 600 ऑफ नॉलेज। अगर तुम्हारे पास 550 आता है, इट मींस यू हैव 600 प्लस वाली नॉलेज। बट 100% एफिशिएंसी नहीं है, यू आर नॉट यू लाइक मेंटली प्रिपेयर फॉर लाइक टारगेटिंग दिस, तो तुम्हारा ये नहीं आ रहा है। नॉलेज है, निकालना प्रॉब्लम है। निकालने में बाधा कौन बन रहा है? हर्डर कौन है? योर माइंडसेट। क्योंकि इट्स दिस एग्जाम इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स अ रिजेक्शन प्रोसेस, जहां पे 25 लाख लोगों में बाकी 24 लाख कुछ बच्चों को पूरी तरीके से रिजेक्ट करना है इन द लेवल ऑफ मेंटली। उनसे सिली मिस्टेक कराओ, उनको प्रेशराइज्ड कराओ, उनको इमोशनली डराओ, ठीक है। हर तरीके से नीट तुम्हें EQ लेवल को चेक करना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा, अगर आपके पास 400 की ही नॉलेज है, 400 ही आता, तो आप सोचो 100% वाली एक्यूरेसी कहाँ स्टिल एग्जिस्ट नहीं करती। आप अगर देखोगे, अगर आप अपने सारे चैप्टर्स को मैच करोगे तो देखोगे आपके पास नॉलेज ज़्यादा की है, आपके नंबर कम आते हैं। ये सबके साथ होता है। हम पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन एक्चुअल में उतना निकाल नहीं पाते। 100% एक्यूरेसी आती नहीं है किसी की, ठीक है। आधा से ज़्यादा नंबर तो इनकरेक्ट में चला जाता होगा। अगर आपके पास बेटा 400 की नॉलेज है, 400 ही नंबर आता है, इट मीन्स आप इनकरेक्ट करते ही नहीं हो। ऐसा तो होता नहीं है। 100% एक्यूरेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारे तो इनकरेक्ट में भी नंबर चले जाते हैं 20-30। मैं कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ कि मैं आप 300 पे 500 की नॉलेज रखते हो, एक्सप्लेन करते हैं। 300 नंबर कैसे आया? पहले तो 30-40 नंबर आपका, या 20-30 नंबर मान लेते हैं, सीधा सीधा इनकरेक्ट में चला गया, ठीक है, सीधा सीधा इनकरेक्ट में चला गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे तुम एलिमिनेशन मेथड लगा के, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा के तुम उन क्वेश्चन को, ऐसे 10-12 क्वेश्चन होते हैं जहां पे आराम से करेक्ट कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड लगा के तुम यूनिट्स के दम पे, ठीक है, उनके डायमेंशंस के दम पे, उनके ऑप्शंस के लेवल पे, ठीक है, अगर कामली सोचो तो 10 से 12 क्वेश्चन तुम ऐसे सही कर लोगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप 10, 12, 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप 2 से 3 राउंड में, अगर थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद पढ़ो, 2 से 3 राउंड में अगर थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद पढ़ो, तो कहीं से ना कहीं वो नॉलेज कनेक्ट कर जाती है। एग्जैक्टली। अब आपने पूछा कि नीट में, ठीक है, नीट में बैठने के बाद ऐसा फील होता है जैसे याद ही नहीं है, ठीक है। ये कौन करा रहा है? ये करा रहा है, मन करा रहा है, क्योंकि हमने तो याद किया बेटा। एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक आदमी था, उसको रात को लेट आने की वजह से नींद नहीं आई, ठीक है, काम की वजह से रात को लेट आता है और उसको नींद नहीं आती है। अब रात भर वो सो नहीं पाया, ठीक है, सुबह ऑफिस का टाइम हो गया। और सुबह ये उठते हुए, ये बोलते हुए उठा, अरे यार रात भर नींद नहीं आई यार, अब ऑफिस में नींद आएगी यार, रात भर नींद नहीं आई यार, अब ऑफिस में नींद आएगी यार। पूरा यही रटता रहा जैसे हम लोग करते हैं। फिर क्या हुआ? ऑफिस गया, जाहिर सी बात है ऑफिस में स्लीपी फील हो रहा था। लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में घर आया, ठीक है, घर पे खाना पीना खाया, फिर से वही राग, यार रात में नींद नहीं हुई थी, ठीक है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को नींद आ रही है। अच्छा, लंच करने के बाद सो गया, खाना खाने के बाद, ठीक है, अच्छा खासा सो गया, उठने में लेट हो गया। अब जैसे ही उठा उसका रिपीट होने लगा। क्या? अब की बार ये नहीं कि मेरे से रात में नींद नहीं आई थी, अब ये मैं दिन में इतना सो गया, अब मेरे को रात में फिर से नींद नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं दिन में सो गया, मेरे को रात में फिर से नींद नहीं आएगी। अब रात में क्या हुआ एक्चुअल में? क्या उसको नींद आएगी? नींद नहीं आएगी।
क्या इसका उसमें दोपहर का सोना रीजन है? नहीं। उसने पूरे दिन थ्रू आउट डे अपने दिमाग को एक इंडिकेशन देते गया कि मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी। और ये जो छोटू सा दिमाग है आपका ना, ये जो टेढ़ा मेढ़ा बना रहता है आपके यहाँ पे, ठीक है, इसी को दिमाग कहते हैं। जाहिर सी बात है आपके पास होगा ही, ठीक है। अब इस दिमाग को ये नहीं पता कि झूठ क्या है, इसको ये नहीं पता सच क्या है। जब ये पता ही नहीं तो ये बिलीव किस पे करता है? जो तुम बोलते हो, जिस पे तुम बिलीव करते हो, जिसको तुम रिपीटेशन में लाते हो, जिसको तुम मानते हो, उसी पे बिलीव करता है, उसको ही सच करता है। तो अगर तुम कंटिन्यूअसली अपने आप को ये रिपीट करते जा रहे हो कि यू आर गोइंग टू बी नर्वस इन एग्जाम सेंटर, ठीक है, यू आर गोइंग टू लाइक, तुम्हें फियर आएगा एग्जाम सेंटर में, तुमसे एंजाइटी होगी, तुमसे एग्जाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप मेंटली अपने आप को उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। फिर तो छोटी सी भी चीज होगी ना, राई जैसी चीज आपको पहाड़ जैसा दिखेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को वैसा फीड इट किया है, ठीक है। अब वहीं अगर आप ऐसे हैं जो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट होते कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, पहली बात तो मेरे को 200 क्वेश्चन तो करने नहीं है, मेरे को जितने करने हैं मैं उतना करके आऊंगा, इतना पढ़ा है, इतने PYQ किए हैं, बहुत सारे PYQ रिपीटेड मुझे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे PYQ रिपीटेड टॉपिक से क्वेश्चन आने को उम्मीद रहेगी मुझे, बहुत सारे NCERT के डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन मुझे दिखेंगे, बहुत सारे इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल के क्वेश्चन मुझे दिखेंगे। तो मैंने जो कुछ पढ़ा है उससे बहुत सारा क्वेश्चन तो मुझे देखा मिलेगा, और बहुत सारे में अपना नॉलेज लगा के मुझे सही करना होगा। तो अगर हम अपने आप को पॉजिटिवली माइंडसेट पे ट्रेन कर रहे हैं तो हमारा एग्जाम नो मैटर व्हाट पॉजिटिव जाएगा। अदरवाइज एनटीए वाले भैया हर तरीके से आपको मेंटली, आपके ईक्यू को, आईक्यू को नहीं, आईक्यू को कुछ नहीं करने वाले, आपके ईक्यू को पूरा छेड़ेंगे। आपके ईक्यू को कैसे छेड़ रहे हैं? आपको कह रहे हैं बेटा आपकी एंट्री टाइमिंग 11 बजे है, आपकी एंट्रिंग टाइमिंग 11 बजे है, और वहीं पे एडमिट कार्ड में लिख दिया कि हो सकता है कि हम आपको सीट पे 1:15 पे जाने दें। आपने पढ़ा एडमिट कार्ड में ऐसा लिखा है कि नहीं कि सीट पे आपको 1:15 तक जाने दिया जाएगा? अब हर सेंटर पे अलग अलग फिनोमिना होता है। हो सकता है तुम जब 12 बजे एंट्री करो, 11 बजे एंट्री करो, तुम्हें डायरेक्ट क्लास में लेके जाया जाए, ठीक है। और कहीं पे हो सकता है कि इस रूल को इतना ज़्यादा फॉलो कर लें कि आपको 1 बजे ही क्लास में लेके जाया जाए, तब तो आपको कहीं इकट्ठा खड़ा किया जाए। ऐसा हुआ है? मुझे बताइए, पिछले सेशन जब आपने एग्जाम दिया तो क्या ऐसा हुआ था कि आपको कुछ देर के लिए कहीं खड़ा कर दिया गया? ठीक है, इकट्ठा खड़ा कर दिया गया, कहीं धूप लग रही है, किसी का पैर दर्द हो रहा है, कोई पीरियड्स में है उसका अलग कंडीशन है, किसी को चक्कर आ रहा है, ठीक है, किसी को एंजाइटी से वॉमिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है, एंट्री करता है, उसके ईक्यू के साथ खेलना स्टार्ट कर दो, उसके ईक्यू के साथ खेलना स्टार्ट करो, उसके इमोशनल हर एक एक्सपेक्ट को टच करो, उसको वहीं पे डिमोटिवेट करो। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम, इट्स अ रिजेक्शन प्रोसेस एग्जाम, और इसमें कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ यू आर नॉट एबल टू कैपेबल योर बिलीफ सिस्टम, योर कॉन्फिडेंस, तो भैया कैसे एक मरते हुए पेशेंट को तुम बोलोगे कि बिलीव ऑन मी आई एम योर डॉक्टर? कैसे बोलोगे बिलीव ऑन मी आई एम योर डॉक्टर? कैसे? क्या तुम बिलीव कर रहे हो कि यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर? नहीं, तुम्हारे पास तो 1000 रीजन है कि वाई यू आर नॉट गोइंग टू बिकम डॉक्टर, तुम्हारे पास 1000 नेगेटिव पॉइंट्स है कि वाई यू आर नॉट गोइंग टू बिकम डॉक्टर। क्यों भाई? ऐसे माइंडसेट को तुरंत साइड करो। आईक्यू से ज्यादा अब ईक्यू आपको रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स पे बात करेंगे, ठीक है, डूज एंड डोंट्स पे बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा एनटीए की वेबसाइट पे, क्योंकि एनटीए वाले चाचा जब तक 2-3 बार रिलीज नहीं करते उनको अपनी गलती नहीं समझ में आती। तो एडमिट कार्ड आप, मैं कहूँगा कि 4 मई को प्रिंट आउट कीजिएगा, 4 मई को प्रिंट आउट कीजिएगा, तब तक उनको जो कुछ करना होगा वो अपना सही कर लेंगे, आप तब तक डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। अब एडमिट कार्ड में, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको आईडी प्रूफ में लेके जानी है। जैसे आपको पता है कि डॉक्यूमेंट में जो आईडी प्रूफ होती है, कभी भी एक आईडी मत लेके जाओ, आप मल्टीपल आईडी लेके जाओ। आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो पैन कार्ड भी लेके जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड में बचपन की फोटो होगी तो कम से कम पैन कार्ड में बड़े की फोटो होगी, नहीं तो लाइसेंस में होगी, नहीं तो पासपोर्ट में होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, आज प्रिंट करा लिया, कोई बात नहीं, आपका नहीं चेंज होगा कुछ तो मत प्रिंट आउट फिर से कीजिएगा, अगर कुछ चेंज होता है तो कर लीजिएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, पहले उसकी चेकलिस्ट बना लीजिए, वो डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी अभी से बैग में डाल दीजिए, ठीक है। इसके अलावा ड्रेस कोड, ठीक है, सिंपल सा ड्रेस कोड बताता हूं बेटा, ऐसा ड्रेस कोड पहन के जाओ कि तुम्हें कोई पसंद ना कर पाए,
एकदम सिंपल लैंग्वेज में, लोअर टी शर्ट, जितना कंफर्टेबल दोस्त पहन सकते हो, जितना कंफर्टेबल उतना कंफर्टेबल पहनो, एकदम प्लेन, ठीक है, ध्रुव राठी जैसा टी शर्ट, ठीक है, और एकदम बढ़िया से लोअर पहन लो, लड़के लड़कियां दोनों, एकदम घर वाला कपड़ा कंफर्टेबल। नए कपड़े पहनोगे एक तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, ठीक है, उससे तुम्हें दिक्कत हो सकती है। नए कपड़े पहनोगे इचिंग की प्रॉब्लम होगी। हैवी कपड़े पहनोगे, ठीक है, जो अभी तक कभी ट्राई नहीं किया था, नए नए कपड़े लेके आए हो सकता है उसमें, कुल मिला के जो कई बार कपड़ा पहन चुके हो उस कपड़े को यूज करोगे, यू आर लाइक फैमिलियर विद दैट क्लोथ, ठीक है, तो आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे, ना इचिंग होगी, ना आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, ना आपको नई जैसी स्मेल आएगी। कुल मिला के द एग्जाम डे, जो एग्जाम डे है आपका, नो एक्सपेरिमेंट एट ऑल, ना खाने में, ना सोने में, ना रूटीन में, ना पहनने में, ना जाने में। अपने पेरेंट्स को, जो भी आपके साथ जाने वाला है सेंटर पे, उसको एक दिन पहले विजिट करा दो। डोंट ट्राई टू गो लाइक अपने मत जाओ, ठीक है, क्यों? क्योंकि धूप लग जाएगा, एक दिन का टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा तुम पढ़ाई कर लो। जो तुम्हारे साथ पेरेंट्स जाने वाले हैं उनको भेज दो कि आप देख के आ जाओ। अगर आपका सेंटर इतनी दूरी पे है कि आपको अच्छा खासा 50, 60, 70 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना होगा, तो प्लीज स्टे वन डे बिफोर, ठीक है, क्यों? क्योंकि डोंट ट्राई टू प्ले विद गर्मी भाई, ठीक है, कुछ भी गर्मी के साथ प्ले करने की कोशिश मत करो, ठीक है, बहुत खतरनाक गर्मी है। थोड़ा सा मेरे साथ 5 सालों में, जैसा आप लोग को पता है कि 5 सालों में मेरे साथ n नंबर ऑफ ऐसे बच्चों के केसेस होते हैं जो कुछ कुछ चीज़ों की वजह से अपनी एग्जामिनेशन को बहुत ख़राब कर देते हैं। कोई कॉफ़ी कभी नहीं पीता था, उस दिन कॉफ़ी पी लिया, ब्लैक कॉफ़ी पी लिया, ठीक है, उसको प्रॉपर वॉमिट होने लगी, ठीक है। कोई बहुत हैवी फूड नहीं लेता था या हल्का फुल्का खाना खाता था, उस दिन कुछ अलग कर लिया, उसकी वजह से हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल। जिन लोग को इशू है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ ड्रेस कोड और जो रूटीन होने वाला है, जो आपका रूट होने वाला है, उसको पहले चेक कर लीजिए। डोंट ट्राई टू डू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे। बेटा आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका राइट्स क्या है, आपको खुद पता होना चाहिए आपका राइट्स क्या है। जैसे कि 2 जगह आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है, जो 2 जगह आपका सिग्नेचर होगा, एक जगह आपका थंब इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। ये सब एग्जामिनर से ज़्यादा आपको भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर राइट और तुम्हारे एग्जाम में क्या क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर्स है वो ट्रेंड नहीं हुए तो फ्यूचर तुम्हारा खराब होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बार कॉपी जब मिलती है तब मुझे साइन करना है, और एक बार जब कॉपी ली जाती है तब मुझे साइन करना है, ठीक है, मुझे थंब इंप्रेशन लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप अपने सीट पे बैठो सबसे पहले मैच योर रोल नंबर, फोटो, नेम, एवरीथिंग जो जो वहाँ पे है। और इसके बाद जब आपको बेटा आपकी OMR और बुकलेट मिलती है, सारा गेम यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं पे बच्चे करते हैं, ठीक है। जब आपको आपकी बुकलेट और OMR मिलती है, आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों के नंबर को मैच करो, ठीक है। आपको पता है ना कि OMR और बुकलेट पे एक नंबर होता है, एक यूनिक कोड होता है जो दोनों पे सेम होता है। आपको पता है ये चीज़? बहुत सारे बच्चे ये चीज़ मैच नहीं करते हैं, उनको सीधा OMR और बुकलेट मिला, वो आंख बंद करके रख लिए। आधे पेपर में जब एग्जामिनर या इन्विजिलेटर आके उसको चेक करता है तब पता चलता है अरे अरे आपका तो मिसमैच है। और उस कंडीशन में आपका टाइम कोई भी वापस नहीं करेगा। आपको नेक्स्ट OMR मिल सकती है लेकिन आपको टाइम कोई वापस नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा नंबर मैरो अपने OMR और बुकलेट की। दूसरा काम, जो आपको बुकलेट मिली है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार प्लीज उन बुकलेट्स को, पूरे पेजेस को ओपन करके देखो क्या प्रॉपरली पेपर प्रिंट है और क्या सारे पेजेस अवेलेबल हैं। पेपर का सीक्वेंस एंड उसका प्रिंट प्लीज चेक कर लो। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है जहां पे अंदर प्रिंट अच्छे नहीं हैं या फिर एक आध पेज गायब रहा है एंड उसकी वजह से उनका आधा घंटा बर्बाद हुआ है। ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो बुकलेट को प्लीज एक बार पलट ले, क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसको पलटना है कि सारी चीजें प्रिंट आउट हैं कि नहीं और सब सीक्वेंस में है कि नहीं। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा, जब OMR फिलिंग करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है, आपका रोल नंबर बेटा, आपका रोल नंबर और बुकलेट नंबर
और बुकलेट नंबर, ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट से भरने हैं। मे बी रोल नंबर समटाइम्स किसी का मिस्टेक हो जाता है तो रिजल्ट में कोई इंपैक्ट नहीं होता, रिजल्ट फिर भी आ जाता है। तो इफ बाई चांस इन एनी केस, भगवान न करे आपका गलती से रोल नंबर गलत हो गया, तो पहले टीचर को बुलाएं, उससे कोई देखें कि क्या हो सकता है। अदरवाइज परेशान ना हो, आप आगे के नंबर्स को सही भरें, आपका एक डिजिट खराब होने की वजह से रिजल्ट नहीं रुकेगा। बट जो बुकलेट नंबर है बेटा, ये गलती से गलत मत भरना। क्यों? क्योंकि बुकलेट तो तुम लेके चले आओगे, वो एनटीए के पास नहीं जाएगी। तो एटलीस्ट बुकलेट नंबर सही भर देना, क्योंकि इफ बाई चांस तुमने बुकलेट नंबर बेटा गलत भर दिया तो तुम्हारे ओएमआर किस बुकलेट का है वो उस नंबर के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। आपको भी पता है कि सबका पेपर अलग होता है, आपके आगे पीछे जितने लोग बैठे होते हैं सबका पेपर अलग होता है। कैसे अलग होता है कि किसी का ऑप्शन अलग होगा, मिसमैच होता है, ठीक है, ऑप्शन तो सेम होगा लेकिन जो तुम्हारा ए है उसका बी होगा, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो उसका 15 होगा, ठीक है। तो अगर बुकलेट नंबर तुमने गलत डाल दिया तो तुम्हारा ओएमआर भी तो गलत बुकलेट नंबर के हिसाब से चेक होगा। आई एम राइट और नॉट? और फिर ऑप्शन कैसे मैच करेगा मुझे बताओ, ठीक है। इतनी मिस्टेक्स आपने नोट डाउन कि क्या क्या मिस्टेक नहीं ध्यान रखनी है, ठीक है। रोल नंबर, बुकलेट, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और उसके बाद अब आते हैं ओएमआर फिलिंग की। ओएमआर फिलिंग की सिंपल सी स्ट्रेटेजी है बेटा कि जितने राउंड में तुम पेपर करते हो, फॉर एग्जांपल 2 राउंड, ठीक है, ठीक है, 2 राउंड में मोस्टली लोग पेपर को करते हैं, ठीक है, 2 राउंड में आपने पेपर करते हो, ठीक। एवरी राउंड के एवरी सब्जेक्ट के बाद आपको ओएमआर भरनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड आपका बायोलॉजी हो गया, ठीक है, तो आप प्लीज ट्राई टू फिल ओएमआर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड अगर आपका ऐसा गया है कि आप फर्स्ट राउंड के बाद सीधे केमिस्ट्री पे मूव ऑन करने वाले हो, ठीक है, तो आप प्लीज ओएमआर को फिल कर दो, ठीक है। अगर आपका है कि फर्स्ट राउंड के बाद बायो का ही सेकेंड राउंड लोगे, ठीक है, केमिस्ट्री पे नहीं जाओगे, तब सेकेंड राउंड के बाद ओएमआर भर लेना, ठीक है, समझ गए। उसी तरीके से केमिस्ट्री की बात करें, अगर तुम फर्स्ट राउंड केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स पे जाने वाले हो तो प्लीज ओएमआर भर के जाओ। अदरवाइज अगर सेकेंड राउंड तुरंत उसके बाद लेने वाले हो तो जब सेकेंड राउंड भर कर लो तब ओएमआर भरो। कुल मिला के आफ्टर चेंजिंग योर सब्जेक्ट, सॉरी बिफोर चेंजिंग योर सब्जेक्ट, प्लीज फिल द ओएमआर, प्लीज फिल द ओएमआर। डोंट ट्राई टू दिस मिस्टेक, डोंट ट्राई टू डू दिस मिस्टेक कि एंडिंग में हम ओएमआर भरेंगे ना, कभी नहीं, ये मिस्टेक कभी नहीं करना है। एंडिंग में कभी भी ओएमआर नहीं भरनी, ये गलती कभी नहीं करना। हमेशा सब्जेक्ट जब भी स्विच करो फिल द ओएमआर। और ओएमआर फिल करने का सबसे अच्छा टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं जिससे कभी ओएमआर गलती नहीं, बहुत रेयर होता है। सबसे पहले तो ओएमआर भरने का तरीका जान लीजिए कि जो ये आपका बबल है, ठीक है, जो आपका ये बबल है इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। इस बबल को सबसे पहले आप अंदर से फिल करना स्टार्ट मत करो, सबसे पहले इसकी आउटर लाइन पे पेन चलाओ, ठीक, सबसे पहले इसके आउटर लाइन पे पेन चलाओ, उसके बाद अंदर भरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तुम अंदर से बाहर आते हो भरते हुए ऐसे, ठीक है, तो तुम्हारा ये गोला जो है या तो बड़ा हो जाता है या तो इसमें से बाहर इंक चला जाता है। लेकिन जब तुम ये गोला है इसके आउटर लाइन को, पहले आउटर लाइन को तुम करते हो एंड देन फिर अंदर फिल करते हो, तो ये सबसे बैलेंस तरीके से आप ओएमआर फिलिंग करते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको? दूसरी चीज, आपका जो गोला है वो प्रॉपरली फिल होना चाहिए, ना डॉट लगे होने चाहिए, ना आधा फिल होना चाहिए, ठीक है। और कभी भी ये ध्यान रखना कि जैसे ऐसे ओएमआर होता है ना, ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इतना रगड़ रगड़ के भरते हैं कि इसके वाले को टच कर जाता है। जी जी बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, 2 ओएमआर को इतना तुम रगड़ देते हो, इतना उसको डार्क कर देते हो कि 2 ओएमआर आपस को टच कर जाता है, बहुत लिमिटेड डिस्टेंस रह जाती है। इस मैटर में दोनों क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है। जितना गोले का सर्व एरिया है ये, ठीक है, उतना ही आपको राउंड करना है और एकदम प्रॉपर फिल करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी गोले पे आपने हल्का सा डॉट मारा है तो वो काउंट नहीं करेगा, लेकिन आपने उन्हीं क्वेश्चन पे करना है। जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया, ठीक है, 9 किया और इसका ऑप्शन A B C D था। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर इसका A मार्क किया तो तुरंत जाके क्वेश्चन नंबर 9 के OMR का जो A होता है उस पर हल्का सा डॉट मार देते हैं। ये तरीका सही होता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सब कुछ मत करो, सबसे पहले एक सब्जेक्ट को फिल करो। अब आते हैं OMR भरने के तरीके को। NTA का पेन होता है भी इजी फिलिंग और वो एमआर पेपर के ऊपर रख कर ईजिली फिल हो जाता है। एग्जैक्टली बड़े आराम से हो जाता है, बस आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, नहीं फट भी जाएगा फैल भी जाएगा। अब देखो एमआर फिल करने की सबसे अच्छी टेक्निक आपको मैं आपकी उंगलियों से बताता हूँ। सबसे पहले देखो राइट हैंड है, राइट हैंड में पेन होगी, ठीक है, और आपका लेफ्ट हैंड है। देखो लेफ्ट हैंड के जो ये इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, इससे आपने क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है इससे आपको अपने क्वेश्चन नंबर पे उंगली रखनी है, क्वेश्चन नंबर पे उंगली रखनी है। और ये जो आपका थंब है इसको आपने उस ऑप्शन पे करना है जो आपका सही है, ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है,
ठीक है। पेपर मान लो अब मेरे पास नीचे होता तो दिखाता कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15 उसका ऑप्शन नंबर बी या सी सही है, तो आप अपने थंब को थोड़ा सा ऐसा करो कि आपको वो ऑप्शन दिखाए या उस पर आ जाए, और ये जो इंडेक्स फिंगर है वो क्वेश्चन पे आ जाए। फिर ये जो राइट हैंड है, इसकी जो पेन है, ये क्वेश्चन जो OMR आपका है, OMR पेपर, उसके एकदम उसी क्वेश्चन के उसी ऑप्शन पे रखो, ठीक है, उसी क्वेश्चन के उसी ऑप्शन पे ऊपर रख दो। अब क्या है, अभी मार्क नहीं करना, अब अपनी आंखों से मैच करो कि ये जो इंडेक्स फिंगर जिस क्वेश्चन के जिस ऑप्शन पे है, क्या राइट हैंड का पेन उसी क्वेश्चन के उसी ऑप्शन पे है। जब 2 बार आंखों से मैच हो जाता है उसके बाद फिल करो। ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। 1-2 बार अभी प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है, पता होता है क्यों, क्योंकि आप ना बस ऐसे करते हो, पता क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का अच्छा ए, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, क्वेश्चन नंबर 10 का बी, अच्छा 10 का बी, ऐसे नहीं करना होता। एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार उधर, ऐसे नहीं भाई। तुम उसको एक लेफ्ट हैंड से यूज करो, ठीक है, और एक राइट हैंड से पेन से OMR पे, और दोनों को अपनी आंखों से मैच करो। अपने दोनों हैंड को जहां रखे हो वो सेम पोजीशन अपनी आंखों से मैच करो एंड देन फिल करो। बहुत कम गलतियां होंगी, ठीक है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपने OMR भरना है, ठीक। पेपर को आपको पता ही है कि 15 से 20 सेकंड बेटा किसी भी कंडीशन में किसी भी क्वेश्चन पे नहीं रुकना है, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग के पास आपका आंसर पता है बट वो उस टाइम पीरियड में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो स्किप दैट क्वेश्चन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है जी। रिवीजन के बारे में अभी बता देंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान हो। मेनली जो डूज एंड डोंट्स के बारे में मीटिंग थी, पहले वो मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया कि प्लीज़ इस आखिरी के 2-3 दिन तक अपना माइंडसेट प्लीज़ सही रखिए, ठीक है। उसको गलती से भी नेगेटिव करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या, आपने जो OMR के टाइम पे ध्यान रखना है वो मैंने बता दिया। जब आप एंट्री लेंगे उस टाइम पे जो आपने ध्यान रखना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक। अब आते हैं कि सर आखिरी के कितने दिन बचे हैं, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ठीक है, सिर्फ 2 डेज बचे हैं। इन 2 दिनों में हमें क्या कैसे रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इन 2 दिनों का भी डूज एंड डोंट बता देता हूं। सबसे पहले, नो एग्जाम यानी नो टेस्ट, किसी का कोई भी टेस्ट पेपर देने की जरूरत नहीं है। एंडिंग में नो नीड टू गिव एनी एग्जाम एंड एनी टेस्ट। जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है वहां पे आप तुक्का लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मैं इसको छोटा सा डिस्कस कर लूं। तुक्का जैसा कोई वर्ड नीट में एग्जिस्ट नहीं करता, ना लगाने की कोशिश कीजिएगा। 50-50% वाला जो प्रोबेबिलिटी का एलिमिनेशन होता है, 50-50% वाला, जहां पे आप 2 ऑप्शन को बहुत ही सूझ और समझ से आप एलिमिनेट कर देते हैं, ये आपको 10 क्वेश्चन अगर आप ऐसे करते हो, 10 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम, तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आपका नंबर प्लस में जाए। सिर्फ 10 और 15 क्वेश्चन में आप जब 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, तो वहाँ पे आप अगर टिक मारते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि सही हो। ऐसा नहीं कि सब ए टिक मार दोगे तो सही हो जाएगा, सब बी मार दोगे टिक हो जाएगा ना। बाकी कोई तुक्का मेथड काम नहीं करता, सिर्फ इतना काम करता है कि अगर आप बहुत श्योर हैं कि 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाला, ये 2 ऑप्शन में से कोई है और इस ऑप्शन पे मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, टिक मार दो। ऐसे 5-10 क्वेश्चन करोगे तो प्लस में जाएगा, बहुत रेयर है कि नेगेटिव में चला जाए, ठीक है। अदरवाइज और कोई तुक्का स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। जो नंबर है उस नंबर को ईमानदारी से लेके आओ, ठीक है, चाहे वो कितना भी आए। देखिए इसमें इनकरेक्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन में आपने 50-50% का प्रोबेबिलिटी लगाया कि 2 ऑप्शन में आई एम डैम श्योर कि 2 ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन में से जो आपको लगता है उस पर आप टिक मार दिए, तो अगर मान लेता हूं कि ऐसे 7 क्वेश्चन भी गलत हो गया और 3 क्वेश्चन भी सही हो गया, तो 3 क्वेश्चन का आपको कितना मिला, 12 नंबर, और 7 क्वेश्चन का गया कितना, -7, प्लस में आया। अब 10 में 3 तो सही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। चलो मान लेते हैं कि 2 ही सही हुआ, ठीक है, 2 सही हुआ, 8 गलत हो गया, ठीक है। इसका कितना मिला, 8 नंबर, इसका गया कितना, 8 = 0। अब 2 तो प्रोबेबिलिटी होगी ना सही, 50-50% वाली प्रोबेबिलिटी अपन खेल रहे हैं। साइंटिफिक तरीका है ये, कोई तुक्का तरीका नहीं है, साइंटिफिक मेथड है कि जब आप 2 ऑप्शन को डैम श्योर हो कि यू कैन लाइक ये हो ही नहीं सकता, सिर्फ 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, उस 2 ऑप्शन में जिस पे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसको टिक मार दो, लेकिन सिर्फ 10-5 क्वेश्चन में, अदरवाइज ये माइनस में लेके जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 डेज में क्या, नो एग्जाम, कोई टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब उसके अलावा फिर क्या करना है, सबसे पहले बेटा कुछ कुछ बेसिक चीजें आपने ध्यान रखनी है। जैसे फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में फॉर्मूला को डेली रिवाइज कीजिए।
फॉर्मूला को डेली रिवाइज कीजिए। यू कैन लाइक यूज PW का वीडियो, जो PWs पे अभी सेशन चले हैं फॉर्मूला वीडियो का, वो यूज़ कर सकते हो, वीडियो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, शीट, जो आपने फॉर्मूला शीट बनाई है, अगर उसी को मल्टीपल टाइम पढ़े हो तो वो करो। मेरा रिकमेंडेशन होगा वीडियो करो, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? एंडिंग टाइम पे थोड़ा भी कोई फॉर्मूला छूटेगा नहीं, सब फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस सही से पता चल जाएगी और टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। किसी का कोई टेस्ट ना दो बेटा, सच बता रहा हूँ, किसी का कोई टेस्ट दो, नो एग्जाम नो टेस्ट बिफोर 2-3 डेज। मैं अपनी मेंटरशिप पे 3-4 दिन पहले से सारे टेस्ट बंद कर चुका हूं। हमने लास्ट टेस्ट जो लिया था वो भी PYQ था, ठीक है, आपको मेरी वॉइस आ रही है, वो भी PYQ था। मैं सच बता रहा हूँ, ये जितने भी अच्छे आप जाके मेंटर से बात करो या जो भी सेलेक्ट हो चुके बच्चे, आप उनसे पूछो, भाई हमें कॉन्फिडेंस लेके जाना है और अब हमें नॉलेज पे डिपेंड करता है, हमारा रिवीजन पे डिपेंड करता है। अब हमने इतने मॉक टेस्ट दिए तो फाइनल मॉक टेस्ट विल बी नीट, खत्म बात, ठीक है। तो फिजिक्स में आपने फॉर्मूला ये डेली बेसिस पे करना है। इसके अलावा देखो बेटा, सच बता रहा हूँ, 2 और 3 मई बचा है, सॉरी 3 और 4 मई बचा है आपके पास, 3 और 4 मई बचा है, ठीक है, 3 और 4 मई बचा है। मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फिजिक्स को पूरा टारगेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपका फिजिक्स में 100 नंबर ज़्यादा आता है, 80 नंबर ज़्यादा आता है, मतलब आपने पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। जैसे कुछ लोग मेरे रिकमेंडेशन से सिर्फ 21 टॉपिक टारगेट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 21 टॉपिक को रिपीटेडली करो। लेकिन जो लोग पूरी फिजिक्स को टारगेट कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा भाई 3 को 11th और 4 को 12th, ठीक है। प्लीज एक बार इनको रिवीजन कर लो, प्लीज कर लो एक बार। और ये रिवीजन कैसे होगा, अपने से मत करो, ठीक है। प्लीज यूज कोई भी वीडियो सोर्स, ठीक है। अब तुम इसको कैसे यूज कर सकते हो, 2 सोर्स है तुम्हारे पास। मेरा रिकमेंडेशन है तमन्ना मैम का 2 पेज नोट्स, ठीक है, अगर आपको पसंद आता है, आपने किया है पहले तो, और अदरवाइज आप PW का मैराथन ले सकते हो 2x की स्पीड पे। 2x की स्पीड पे अपने शॉर्ट नोट्स सामने रखो, या तमन्ना मैम का करो तो 2 पेज नोट्स मैम का सामने रखो, बस यही करो बेटा। तारो इससे ज्यादा, ये 2 काम से ज्यादा कुछ मत करो फिजिक्स में, नथिंग, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, कोई वीक एरिया कुछ नहीं। तुम ये फिजिक्स का फॉर्मूला करो, ठीक है, 2 दिन में खत्म करो, और ये 11th और 12th पूरा रिवीजन करो, और वीडियो के थ्रू करो, कम टाइम में होगा, डबल स्पीड पे करो, खुद से तुम बहुत सारी चीजें छोड़ दोगे। और अगर तुमने फिजिक्स में सिर्फ 21 टॉपिक, जो हमने आपको रिकमेंड किया था कई बार, बहुत सारे बच्चों को पर्सनली कॉल पे हमने बताया है, 21 टॉपिक हमने बोला कि फिजिक्स में आप कर लीजिए, यहाँ से आपका 80 नंबर का स्कोर आ जाएगा, तो आप सिर्फ इन्हीं 21 टॉपिक को टारगेट करो, फॉर्मूला पूरा टारगेट करो, फॉर्मूला पूरे फिजिक्स का टारगेट कर लो, लेकिन टॉपिक सिर्फ इसी 21 टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, रिवाइज करो, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर है आप फिजिक्स में? चलिए आप केमिस्ट्री में चलते हैं। 2 दिन में बेटा इससे बेहतर और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप मेरे से मांग लीजिएगा, जिसको जिसको जो लिंक चाहिए होगा मेरे से मांग लीजिएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। आपको पता है कि मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9305692538, यू आर फ्री टू कॉल टू मैसेज, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपने सिंपल पहले तो तीनों ही सेक्शन को एक इंपॉर्टेंस देनी है। किसको? फिजिकल में बेटा फॉर्मूला, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। वहीं पे हम बात करें ऑर्गेनिक, इसमें आपने नेम रिएक्शन और रिएजेंट, ठीक। इनऑर्गेनिक आपने ट्रेंड और एक्सेप्शन, ठीक है। मैं कहूँगा इसको आप 1 आवर करो, ठीक है, इन दोनों को मिला के 1 आवर करो, ठीक है, इसको 30 मिनट करो। अब आपके लिए सबसे बेहतर है वीडियो से कवर करो। जो शीट तुमने बनाया बेटा, जो शीट तुमने बनाया है, ठीक है, तुम वो फिजिकल का फॉर्मूला शीट सामने रखो, किसी की वीडियो ओपन कर लो, जैसे PW पे भी फिजिकल के फॉर्मूला सेशंस हुए हैं, नहीं तो मुझे याद आ रहा है सी पहूजा मैम ने अभी रिसेंटली फिजिकल फॉर्मूला सेशन लिया, बेस्ट है, अच्छा है, ठीक है। तो आप उनका फिजिकल फॉर्मूला सेशन कर लो। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन कराया गया है, रिएजेंट कराया गया है, आपके नीतीश सर और VT सर कराए हुए हैं, ठीक है, आप उनका कर सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ट्रेंड और एक्सेप्शन भी नीतीश सर और VT सर कराए हुए हैं, ये कर सकते हो। इतना काम तो देखो सबको करना है, क्यों? क्योंकि ये बेटा कॉमन एरियाज है जहां से क्वेश्चन आपको बेसिक सा मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं और इंपॉर्टेंट बात पे, केमिस्ट्री में और क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब केमिस्ट्री में ये काम कीजिए, इसके बाद देखिए NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं, इन टेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर आपने नहीं किया, एक बार आपने NCERT ओपन करके स्पेशली तीनों ही केमिस्ट्री का मैं बोलूँगा देख लो यार, ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर का देख लो कम से कम, क्योंकि वहाँ से
आपको मेरा वीडियो शो हो रहा है? आई थिंक नेटवर्क इशू है थोड़ा सा. आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? गाइज आई एम ऑडिबल और नॉट? गाइज आई एम ऑडिबल? प्लीज चैट में कंफर्म कीजिएगा. गाइज एक बार प्लीज चैट में कंफर्म कीजिएगा, आई एम ऑडिबल और नॉट? ओके ठीक है. ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है. तो हमने कहा कि आपने एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना. अगर मैं इसका भी रिकमेंडेशन दूं, सबसे अच्छा क्या है? आप देखोगे नितेश सर या वीटी सर, इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन का कुछ सेशन वगैरह लिया होगा. ठीक है, आप ये कर लो बेटा. ये 3-4 काम तो मेरे साइड से एकदम मतलब मस्ट डू है, लाइक डू और डाई है. इसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है. तुम्हारा फिजिकल वीक है, बढ़िया से फिजिकल करो नोट्स से और पीवाईक्यू से. तुम्हारा इनऑर्गेनिक वीक है, अच्छे से एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से करो. तुम्हारा ऑर्गेनिक वीक है, अच्छे से एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से करो. रुक जाओ, 1 by 1 चल रहा हूँ, रुक जाओ. ठीक है, ये 4 काम तो मस्ट है, सबको करना चाहिए इन 2 दिनों के लिए. और इन 2 दिनों में 3 और 4 में एक बार ये पूरी चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए. इसके बाद टाइम बचे तब तुम ऐसे इंडिविजुअल चैप्टर्स पे जाओ, सब्जेक्ट्स पे जाओ. अदरवाइज बेटा ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने की उम्मीदें रहती हैं. और फिजिक्स में मैंने बता दिया. अब बायोलॉजी में आते हैं. ठीक है, बायोलॉजी में. ठीक है, जस्ट अ मिनट. देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी में एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अभी आप कंप्लीट बायोलॉजी को, ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी को पढ़ने जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे. ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि सबसे पहले तो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की होंगी. ठीक है, हाईलाइट की होंगी. और या फिर जो आप भूल जाते हो, ठीक है, उनको मार्क किया होगा. ये 2 से 3 दिन पहले प्रायोरिटी दो इनको कि इनको आप पूरा अच्छे से पढ़ो. जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड हैं, जो भूल जा रहे हो उनको. और बाकी को अगर आप वीकेंड से कि एक नज़र में गुजार रहे हो या 2 पेज नोट से देख जा रहे हो, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं बायो में, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, अगर उनको शॉर्ट नोट से, ठीक है, माइंड मैप से, ठीक, इनसे देख रहे हो तो बेहतर होगा. या फिर अगर तुम इसको कहो कि सर हम क्या इसके लिए वीडियो सोर्स यूज़ कर लें, ठीक है, तो मैं इसको भी गलत नहीं मानूंगा. हम इसको भी गलत नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि ना जो आखिरी के 2-3 दिन बचे होते हैं, खुद से रिवीजन करने से अच्छा है वीडियो के साथ रिवीजन किया जाए. पता है क्यों किया जाए? क्योंकि जब आप खुद से पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में चल रही है ओवर थिंकिंग. आप छोटे छोटे वर्ड्स पे फोकस नहीं कर पाते. देखो एग्जामिनर का क्या है, ये एनसीईआरटी का पेज है, ठीक है, इधर बेसिक दिया है स्टार्टिंग में, ठीक है, और यहाँ एंडिंग में इंपॉर्टेंट दिया है, बीच में दिया है. पता है आप यहाँ पे फोकस रहते हो, बीच में आते आते फोकस आपका चला जाता है. ठीक, फिर थोड़ा सा फोकस हो गया, फिर फोकस चला जाएगा, फिर यहाँ फोकस हो गया, फिर फोकस चला जाएगा. और एग्जामिनर को पता है कि एक बच्चे का फोकस जाता कहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग में, अब वहीं से क्वेश्चन बनाएगा. ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बनाएगा. आप क्या करते हो, फोकस से आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हो जो आपको ऑलरेडी आता है. आप उन्हीं चीज़ों पे बार बार फोकस करो जो आपको आता है, जबकि वो अभी आपको नहीं करना है. तो जब आप टीचर से करोगे, वीडियोस के थ्रू करोगे, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ठीक है, जैसे आपकी सी पहुजा मैम ने एक कराया है न्यूमेरिकल का वीडियो. ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो कराया है, वो छोटा सा वीडियो कर सकते हो. ठीक, अदरवाइज आप बहुत अच्छे टीचर्स ने, ठीक है, बायो का कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन कराया, कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन कराया, उसके साथ आप रिवीजन कर लो. कुल मिला के कोशिश ये करो कि 3 और 4 को 3 को 11th कर लो, 4 को 12th कर लो. ठीक है, क्योंकि वीडियो से अच्छा तरीका से तुम खुद से मुझे नहीं लगता कर पाओगे. ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि तुम बहुत प्रोडक्टिविटी से कर पाओ. और एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है एंडिंग में, कहीं इधर उधर नहीं भागना है. ठीक है, जो चैप्टर नहीं आता उसका भी हाईलाइट्स कर ले, इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखिए, जो चैप्टर आपका नहीं आता है, ठीक है, आपने उसका ना सिर्फ 10 साल का या 5 साल का पीवाईक्यू आप एक बार देख लो. बायोलॉजी में जो चैप्टर आपको नहीं आता और आपको लगता है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, आपको एक मन में पूरा फास्ट सी चल रही है कि यार नहीं छोड़ के जा सकते बायोलॉजी है, तो सेशन, वीडियो सेशन तो उसका कर ही लो. अदरवाइज उसके 5 साल के पीवाईक्यू को तुम बढ़िया से कर लो बस. ठीक है, और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आप सबको दूंगा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस। पहले आप लोग मुझे बताएं, क्या आपको भी ऐसा फील हुआ है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर से पहले, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देते थे, तो जो एग्ज़ाम से कुछ देर पहले आप रिवाइज करते थे बहुत अच्छे से याद रहता था? ऐसा होता था? देखो ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, जो क्या कटा है सिलेबस में, क्या ऐड हुआ, इनके चक्कर में मत पड़ो भाई। जो सिलेबस है मेन उस पर फोकस करो। ये कटा ऐड हुआ इसके चक्कर में ना बहुत ऊपर नीचे हो जाओगे तुम। तो जैसा मैंने बोला कि आप एग्ज़ाम से पहले जो याद करते हो ना, वो बड़ा वो रहता है, दिमाग में सेट रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, इस टाइम पे ना जो आपको ये फियर फील हो रहा है, जो आपको ये प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है, एक तो ये पार्ट ऑफ मेमोराइजेशन है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये पार्ट ऑफ मेमोराइजेशन है। जब आपके दिमाग को फियर और प्रेशर फील होता है तो उसको पता होता है कि जो चीज़ अभी ये बंदा कर रहा है वो कितनी प्रियोरिटी वाली चीज़ है, उसको मुझे कितना हाई लेवल पे अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है। अगर तुमने कोई भी एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले न्यू चीज़ पढ़ी, कोई भी न्यू चीज़ पढ़ी जो तुम्हें नहीं आती है, तुम उसको स्टार्ट कर रहे हो, तुम उसको नया नया सीख रहे हो, कोई भी न्यू चीज़ पढ़े तो तुम्हारी ओल्ड मेमोरी को हटा देगा, इरेज कर देगा। मतलब जो तुम्हारा स्ट्रांग था, वो जो नया तुम स्ट्रांग करने के चक्कर में पड़े हो ना, उसके चक्कर में ओल्ड भी खराब कर देगा। इसीलिए कहते हैं आखिरी के 2-3 दिन में जो आता है, जो आता है, ठीक है, मोस्टली उसी को रिवाइज करो। आता है मतलब कि आपकी रिवीजन की कमी है उसमें, आता है आपको, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, बस उसके रिवीजन की कमी है, तो उसी को बार बार रिवाइज करो। अब जैसे इन्होंने बोला कि कुछ चैप्टर बायो के मेरे को नहीं आते, या फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आता, डोंट ट्राई टू कि आप उसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं एंडिंग में, अरे 5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, अरे ये वाला टॉपिक का मत करो, कुछ भी नया नहीं सीखना है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं। एंडिंग में जो आता है उसी का रिवीजन करो, उसी का रिवीजन करो। ये एक प्रो टिप है, जो आता है उसी का बार बार रिवीजन करो, उसी में एफिशिएंसी लाओ, उसी में एक्यूरेसी लाओ, ठीक है। देखिए मेरे को इनऑर्गेनिक, आप कभी अपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, ठीक है, एंडिंग में आप क्या एनसीईआरटी से करोगे? इससे अच्छा जो पूरे साल पढ़ा वो पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, दैट्स इट। मैं कह रहा हूं कि ये 2 दिन जो बचा है ना बेटा, इसमें कुछ नया मत ट्राई करो, कुछ एक्सपेरिमेंट मत करो, जो तुमने अभी तक किया है उसको पॉलिश कर लो। सच बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि अभी जो आपको ये प्रेशर एंजाइटी हो रहा है ना, ये एक सिम्टम है, ये एक प्रोसेस है, ये एक समझो केमिकल इंफॉर्मेशन है फॉर माइंड कि मुझे अब किस लेवल पे किस चीज को प्रायोरिटी देके याद करनी है, ठीक है। क्लियर है आप लोग? एवरीवन इज क्लियर? जी क्लियर है जी। और बताएं क्या डाउट्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको डूज एंड डोंट्स भी बता दिया, ज़्यादा लंबी मीटिंग नहीं लूँगा मैं, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डूज डोंट बता दिया, मैंने आपको बता दिया आखिरी के 2 दिन में आप परफेक्ट तरीके से कैसे कुछ चीज़ों पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बाकी मिस्टेक नोटबुक को बिल्कुल बिल्कुल प्रियोरिटी दे, जो आपने मिस्टेक को नोट डाउन किया है उनको प्रियोरिटी देना है, ठीक है। एंड 5 तारीख को आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी मिस्टेक बुक देख सकते हो, दैट्स इट। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 तारीख को अपनी मिस्टेक बुक देख सकते हो। बाकी 5 तारीख को डोंट ट्राई टू वॉच एनी यूट्यूब वीडियो, डोंट ट्राई टू वॉच एनी यूट्यूब फलाना ढिमकाना। कोई बोले कि हम पेपर भी 5 तारीख को तुम्हें दिखा रहे हैं, डोंट ट्राई टू वॉच इट, ठीक है। 300 वाले 500 मार्क्स कैसे लाएं, जो मैंने बताया वही करके लाएं, इससे ज़्यादा कोई मतलब ऐसे तरीका नहीं है, ठीक है जी। लाइव मीटिंग का लिंक मांग लीजिएगा मुझसे। 5 को सुबह फॉर्मूला रिवीजन, मेरे रिकमेंडेशन में कुछ नहीं, 5 तारीख को सिर्फ आप अपनी मिस्टेक देखिए, ठीक है। और पेपर में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी, वो ध्यान रखिए। वीटी सर का वीडियो आप सिंपल सर्च कर लो, नितेश सर का सर्च कर लो, यूट्यूब है, आप कीवर्ड डालो, मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स और फिजिकल सब बता दिया मैंने ना आपको ऑलरेडी, सब मैंने समझा दिया। मीटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, बात करनी हो, ठीक, आप मुझे इस नंबर पे कॉल मैसेज कीजिए। मैं नीट तक अवेलेबल हूँ, नीट के बाद भी अवेलेबल हूँ। आपका एग्ज़ाम, हाँ डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जब हो जा रहा है उसके बाद भी परेशान मत होइए, अपने आप को अकेला मत समझिए, आई एम हियर। हुआ तो आगे कैसे करना है, काउंसलिंग में क्या डूज एंड डोंट है, सर समझा दीजिए, बता दीजिए, आई एम रेडी। नहीं हुआ तो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर नीट, ठीक है, आपको बेहतर तरीके से मैं समझा दूंगा। और इस तरीके से नहीं समझाऊंगा कि नहीं नेवर गिव अप, जा एक और अटेम्प्ट दे, नहीं भाई, लॉजिकल तरीके से सोच समझ के चीज़ें करेंगे, ठीक है। मैंने बताया ना ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले तो ये मिस्टेक नहीं करना है जो मैंने आपको मिस्टेक बताया। दूसरी बात कि ये जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, जो लास्ट के 2-3 दिन रिवीजन करना है, ये आपका इंप्रूव बहुत ज़्यादा नंबर कर देगा, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपने इस तरीके से रिवीजन कर लिया आखिरी के 2-3 दिन ना, आप बहुत हद तक इंप्रूव कर जाओगे, ठीक है। और क्या समस्या है? मेरे अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल होगा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप इस प्रेडिक्शन पे बहुत बिलीव मत कीजिएगा, बट हाँ फिर भी आप पूछ रहे हैं, नीट 22 जैसा होगा फिजिक्स,
इजी, ठीक है, केमिस्ट्री मॉडरेट, टफ नहीं बोलेंगे, टफ कुछ नहीं आता, ठीक है, बायो लेंदी, ठीक है, टाइम टेकिंग, एकदम नीट 22 जैसा, ठीक है। फिजिक्स का मैंने अथर्व बताया ना आपको कि आपने बस ये करना है, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला करना है, ठीक है, और 11th का रिवीजन कल परसों वीडियो के थ्रू, किसी के सेशन के थ्रू, पीडब्ल्यू या फिर तमन्ना मैम। ऐसा लग रहा है, जितना लगा है वो भूल रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपका दिमाग इतना सुपर पावर है ना, आप बस रिवीजन 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 रिवीजन, ये 2 दिन सिर्फ रिवीजन को ताबड़तोड़ रिवीजन करो। अपना फाइनल मॉक टेस्ट ना तुम सीधे जाके नीट के पेपर को दो, नीट 24 को दो, देखना ताबड़तोड़ तुम्हें आंसर याद आएगा, ठीक है। बस बिलीव रखो कि पेपर देखा देखा आएगा। फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला शीट पढ़ते हैं ये 2 दिन, नहीं, मैं सिर्फ फॉर्मूला शीट पढ़ने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर आपके फिजिक्स में अच्छे नंबर आते हैं तो एक बार एटलीस्ट आपको पूरे सिलेबस को बेटा रिवाइज कर लेना चाहिए, शॉर्ट नोट्स को पलट लेना चाहिए। अगर आप वीडियो के थ्रू कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो एटलीस्ट अपने से शॉर्ट नोट्स को बेटा पलट लो, ठीक है। क्योंकि आखिरी के 2 दिन में एक बार ऊपर से भी रिवीजन करना पूरे सिलेबस का एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। मैंने क्या बोला, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम और कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम। तो ये जो रिवीजन है ना, ये जो पूरा तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ जाता है, ठीक है जी। लाइव मीटिंग का लिंक आप मेरे से मांग लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, पीडब्ल्यू का महा रिवीजन चल रहा है, आप डबल स्पीड पे, डबल एक्स स्पीड पे आप अपने शॉर्ट नोट्स रख के देख सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। और अगर आपको टाइम बचाना है फिजिक्स में तो आप तमन्ना मैम का जो 11th 12th उन्होंने रिवाइज किया उससे कर सकते हो, उनके ड्यूरेशन कम है, ठीक है। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। देखो, आप किसी का भी वीडियो देखोगे ना बेटा, आपकी अपेक्षा वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। बायोहैक रिवाइज करने के लिए नहीं है बेटा, बायोहैक रिकॉल करने के लिए है, बायोहैक फॉर रिकॉलिंग, ठीक है। आप उसको पढ़ के रिकॉल करते हैं आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं बोलूँगा अभी इट्स टाइम टू रिवाइज, जितना ज़्यादा रिवाइज कर ले, जितनी ज़्यादा बार रीड कर लें, ठीक है। अगर आप खुद से एफिशिएंट लग रहे हैं, प्रोडक्टिव लग रहे हैं कि आप खुद से चीज़ें कर सकते हैं पूरा कवर, अच्छी बात है। अदरवाइज माई रिकमेंडेशन एज माई एक्सपीरियंस, गो थ्रू विद द वीडियोस, ठीक है। ठीक, क्लियर कट, सारी बातें क्लियर हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इस 2 दिन जो टेंशन हो, आपको टेंशन मेरे पे छोड़ना है, मेरे से बात करो, मेरे को मैसेज करो, मेरे से शेयर करो, ठीक है। मस्त एग्जाम जाएगा, एग्जाम पेपर देखा दिखाएगा, बढ़िया करके आओगे। जो चैप्टर नहीं पढ़े हो कुछ मत करो, उसको टच ही मत करो भाई, साइड करो, जो पढ़े हो उस पर काम करो। वो आपको याद लग रहा है बेटा, लेकिन आपको याद आएगा, पेपर में याद आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। हाँ अंकित, आप कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं ये वाली चीज़। लाइव मीटिंग इज लाइक 24/7 मीटिंग है बेटा। ये देखो, जैसे ये 24/7 मीटिंग चलता है, यहाँ पे बच्चे अपना कैमरा ऑन करके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ये है लाइव मीटिंग। नहीं बेटा, मैं कहूँगा क्वेश्चन वीडियोस के थ्रू इससे ज़्यादा अच्छा आप एनसीईआरटी वाला चीज़ रिवाइज करो, जहाँ एनसीईआरटी कोई पढ़ा रहा हो उसको पूरा रिवाइज करा रहा हो, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू आप कितना क्वेश्चन दिमाग में डालोगे भाई, तुम रूट पे जाओ ना, तुम उसके लाइंस को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके फॉर्मूलाज को, उसको दिमाग में रखो, वहाँ से कौन सा क्वेश्चन फॉर्म होकर आएगा किसको पता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के PYQ कर सकते हैं, हाँ PYQ कर सकते हैं, बस उस पर कोई भी थॉट पे बिलीव मत कीजिएगा, अरे मेरे से नहीं बन रहा है। एंडिंग में मैं आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, PYQ को भी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अरे भाई नहीं बनेगा, ये लास्ट टाइम पे सबके साथ होता है। जस्ट रिवाइज द थिंग्स, और फाइनल प्रैक्टिस तुम मॉक टेस्ट दे के आओ, नीट 25 फाड़ गया होगे, ठीक है, सॉरी नीट 24, ठीक है। P ब्लॉक नहीं किया, छोड़ दे, हाँ बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल। अभी बेटा देखो, जो आता है उसको तैयार करो, जो आता है उसको पॉलिश करो, ठीक है। जो नहीं आता उसके चक्कर में जो आता है वो भूल जाएगा, सिंपल मैकेनिज्म है। बायो के लेक्चर थ्रू करे तो लगता है कुछ ना कुछ छूट जाएगा, खुद पढ़ने जाओ तो टाइम, बेटा जब खुद पढ़ोगे तो छूट जाएगा और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक टीचर जब कवर कराता है ना तो उसको पता होता है किन चीज़ों पर कितना ध्यान रखना है। अगर टीचर कुछ छोड़ रहा है तो उसको पता है कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नो टेस्ट एट ऑल, प्लीज डोंट ट्राई टू गिव एनी काइंड ऑफ टेस्ट, कुछ टेस्ट मत दो भाई ये आखिरी के 2 दिन। मेक योर कॉन्फिडेंस बिगर, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखो, ठीक है। नीट 24 विल बी द फाइनल मॉक टेस्ट, और बस रिवीजन करके जाओ ताबड़तोड़, ठीक है।
ऑल सेट, मीटिंग को एंड करें। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। नीट के साथ भी हैं, नीट के बाद भी हैं, कभी भी कोई कांटेक्ट करिए, आपको जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं रिस्पांस देता हूँ, ठीक है। नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं लिखना है। आप देखो, आप अपने सारे ऑर्गन्स को, सारे ज्ञानेंद्रियों को उसमें इंगेज करो, अपनी आंख को, कान को, ठीक है, अपने हाथों से उसको चलो, मतलब बिना पॉज किए कुछ कुछ करते चलो। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब तुम हर तरीके से एक्टिव रहते हो, इंगेज रहते हो विथ लेक्चर, तो ज़्यादा फोकस और ज़्यादा मेमोरी पावर अच्छी बनती है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक पेन लेके साथ के साथ उनको देखते हुए, बिना देखे कागज पे तुम स्क्रीन पे देखते हुए कुछ कुछ करते जा रहे हो, तो कम से कम ये जो हैंड रिटेन चीज़ें होती है दिमाग में छपती ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन पॉज करके प्रॉपरली बाकायदा लिखने, नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू लाइक एक्सरसाइज टाइप का। देखिए, आप मेरे को मिस कॉल मार दो बेटा, ऑफलाइन मिस कॉल कभी भी मार दो, मैं टाइम टू टाइम कॉल बैक करता रहता हूँ जैसे जैसे फ्री होता हूँ, ठीक है। अभी जैसे आज बैक टू बैक 2 मीटिंग्स हो गई, कॉलिंग होगी, कॉलिंग की वजह से आपका थोड़ा आज मीटिंग डिले हो गया था, ठीक है। बाकी आप मुझे नॉर्मल मिस कॉल मार दो, मैं प्रियोरिटी पे आपकी कॉल ले लूँगा। डिले हो रहा तो आप मुझे मैसेज पे बार बार पिन करो कि सर मेरी कॉल इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बात कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको टाइम नहीं देना चाहता बेटा, मेरे पास टाइम ही थोड़ा सा होता है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं एज मच एज आपको दे पाऊँ, ठीक है। मेरे लिए कोई नॉन एनरोल्ड और एनरोल्ड में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऑल सेट, सब मोटिवेटेड हैं? अभी मोटिवेशन की कमी है क्या? मोटिवेशन कमी है? कोई डर है? अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क मैन, अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। इससे ज्यादा क्या कर सकते थे तुम? इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? अब बिलीव ऑन माई सेल्फ भाई, पेपर देखा आएगा। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये तुम्हारे जैसे ही तो हैं, ये क्या नहीं पढ़ रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस टाइम पे सोए रहोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, दोस्त क्या हो जाएगा? इससे कुछ बदल जाएगा? ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर है जो पढ़ रहे हैं, वाई नॉट यू? मार्क्स इज अ मिथ, नंबर एक मिथ है। आप अगर मेरी मेंटरशिप में रहे होगे इतने सालों से, अगर आप मेरे स्टोरी वगैरह को फॉलो करते होगे, आप देखते होगे ना जाने कितने बच्चे 600 स्कोर करते हैं। क्या सारे सिलेक्ट हो जाते हैं? और मैं एज अ मेंटर अपनी सच में दिल से बात बता रहा हूं, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने कभी अपना सिलेक्शन वाला नंबर टच नहीं किया होता है मॉक टेस्ट में, स्टिल वो सिलेक्ट होके आते हैं। अब मुझे तो एक बच्चे का बहुत क्लियरली याद है एग्जांपल, एक्सेप्शन था वो मेरे लिए। शॉर्ट टर्म मेंटरशिप में था वो, जब शॉर्ट टर्म में वो था तो वो कोई भी पेपर नहीं दिया था। तो आई एम लाइक कि यार देखो, पेपर देना मॉक टेस्ट नहीं जाते, ठीक है। वो कहा ठीक है सर, वो मेरी बात को इग्नोर कर दिया। 12th में था बच्चा, ठीक है, कश्मीर का। अब वो गया नीट के बाद आया, बोला सर मेरा 500 नंबर आया 12th के साथ। तो मैंने कहा कितने मॉक टेस्ट दिए थे, यहाँ कितना आता था मॉक टेस्ट में? कहा कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट नीट था। एक्सेप्शन। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत है, वो हर कोई एक्सेप्शन होता है, हर कोई अलग होता है, ठीक है। मार्क्स इज अ मिथ, नंबर इज अ मिथ, डोंट बिलीव ऑन दैट। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, 3 घंटा कोई भी नॉलेज पे डिपेंड नहीं करेगा। नॉलेज इज अ लास्ट प्रियोरिटी हम कह सकते हैं। EQ पे फोकस करो, कॉन्फिडेंस प्रियोरिटी पे रखो, इंटेलिजेंट लेवल किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है, किसको आराम से एलिमिनेट करके करना है, ये सब पे ध्यान रखो। बेटा कुछ भी पॉसिबल है। सेल्फ डाउट कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि संशयी आत्मा विनश्यति, संशयी आत्मा विनश्यति। क्यों संशय करना? मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अगर बिलीव कर लो कि 600 400 से 600 पॉसिबल है, तो क्या बुरा है इसमें? अरे क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। जो मिले कर्तव्य पथ पर, यह भी सही वह भी सही, सीधी सी बात है। बिलीव ऑन योरसेल्फ भाई, यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, लाइक वो क्वालिटीज अपने लाओ। सॉरी, गर्ल्स ऑफलाइन सेंटर अभी मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, रियली सॉरी। बॉयज़ ऑफलाइन सेंटर ओपन है, उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, और जो लोग अभी एनरोल कर रहे हैं 7 मई तक, उनको सीधे 12,000 रुपये का ऑफ मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस को 1000 पर मंथ ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो बॉयज़ का ऑफलाइन सेंटर है दोस्त, रियली सॉरी गर्ल्स, ठीक है। आपके लिए एज सुन एज पॉसिबल जो हो पाएगा हम बताएंगे। फिलहाल ऑनलाइन मेंटरशिप तो है, सबके लिए है, ठीक है। उसका भी आपका अपॉर्चुनिटी चल रहा है कि आप उसको 1000 डिस्काउंट में ले सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट में ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। और मेरी मेंटरशिप का एक सीधा सा फंडा है। आज जो मेरे ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरी पूरी मेंटरशिप, अभी जस्ट आपसे पहले उनकी मीटिंग हुई थी, एक बच्चा डिसअपॉइंट नहीं है उनकी गाइडेंस है, ठीक है। उन्होंने, और मैं भी डिसअपॉइंट नहीं उनकी मेहनत से, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच से। उन्होंने अपना बेस्ट किया है, उन्होंने अपना जान लगाया है। जितना उनका मेंटर उनके लिए एफर्ट किया,
उन्होंने सामने से किया एंड इवन डूइंग दैट लिटरली। तो बिल्कुल ये बात है। सर अगर 11th की टाइमिंग 12th तक जा सकते हैं? हाँ, अच्छा 11th की अगर आपकी एंट्री टाइमिंग है, ठीक है, तो क्या आप 12:30 तक जा सकते हो? बिल्कुल। आपका 1:30 लास्ट एंट्री टाइमिंग होता है, 1:30 लास्ट एंट्री टाइमिंग होता है। उससे पहले आप कभी भी जाओ, थोड़ा बहुत रीज़न देना पड़ता है कि आप एंट्री टाइम पे क्यों नहीं आए, एंट्री दे देते हैं, ठीक है। बट कोशिश करो बहुत ज़्यादा डिले करके मत जाओ, ठीक है। जो एंट्री टाइमिंग लिखा है उससे आधा घंटा 45 मिनट का ही डिस्टेंस रखो, ठीक है। ऑल सेट गाइस, चले जो सही है, ठीक है। 4 के आएंगे, नीट के बाद फिर मीटिंग करेंगे। ऐसा नहीं आपको नीट के बाद छोड़ देंगे। जितना मेरे लिए एनरोल्ड इंपॉर्टेंट है उतना आप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू गाइज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एलमाइटी, यू आर एलमाइटियंस, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नीट के बाद, ठीक है। नीट तक कोई दिक्कत हो आप मुझे डायरेक्ट कॉल मैसेज कीजिए। नीट के बाद हम फिर मीटिंग करेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है, देखा जाएगा। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली उनके लिए जितना हो पाएगा उतना करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। बाकी जो समस्या हो मैसेज कीजिएगा, रात में मैसेज चेक करूंगा आपका, ठीक है। मिस कॉल मारिएगा नॉर्मल, तो कल बात करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो, आप अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है, अपनी काउंसलिंग के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कुछ भी। एज लाइक एल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई समझो, यंगर ब्रदर, ठीक है। आपका मैं जितना बता सकता हूँ, जितना समझा सकता हूँ वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। बेटा जब आप पहले देखो बेस्ट दे के आओ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सेलेक्ट हो जाओ। बाई चांस, इफ बाई चांस सेलेक्ट नहीं होते आप बिल्कुल मेरे से बात करना, ठीक है। जो पॉसिबल, जैसे पॉसिबल होगा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये मेंटरशिप आपके लिए है, ठीक है। बट मेरा प्लीज़ होप है और मेरा रिक्वेस्ट है, भाई मेहनत करो 2 दिन, डोंट लूज होप माई दोस्त, ठीक है, माई फ्रेंड, फोड़ के आओ, ठीक है। हाँ मैं नीट के बाद भी रहूँगा, मेरे लिए लाइफ हो यार तुम लोग, मैं यहीं रहता हूँ, 5 सालों से यहीं हूँ, आगे भी रहूँगा, ठीक है। टेंशन मतलब। चलिए मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है।